नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज मार्केट में गिरावट थी, लेकिन भारी गिरावट नहीं थी। 130 पॉइंट गिरी। सेंसेक्स 380 पॉइंट गिरी और मार्केट 22,405 अंकों में सिमट गई। 22,405। मेरा एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट और नीचे जाएगी आने वाले दिन में और मार्केट लगातार प्रेशर में होगी। कल से रिजल्ट्स आना शुरू कर देंगे। कल पहला रिजल्ट्स टीसीएस मार्केट बंद होने के बाद आएगी। कल S&P 500 बहुत भारी तरह से ऊपर गई और लगभग 3% ऊपर थी। उधर से नीचे गिरी और बहुत गिरी और डीप नेगेटिव में क्लोज हुई। ये पहली बार ऐसा हो गया है कि 4 दिनों में इतना बड़ा फॉल S&P 500 में देखने को मिला। इस समान देखने के लिए लगभग 75 साल वापस जाना पड़ा और 1950 में ही ऐसा बड़ा फॉल देखने को मिला। S&P 500 5,000 के नीचे जाके ट्रेड हो रहा है। लारी फिंक जो ब्लैक रॉक की मालिक हैं, उन्होंने कहा है कि अगर रिसेशन डीपन होता है और 20% मार्केट इधर से करेक्ट कर सकती है। जिन लोगों को ब्लैक रॉक के बारे में पता नहीं, उनको मैं याद दिला दूं, वो दुनिया के सबसे बड़े एसेट फंड मैनेजर हैं और म्यूचुअल फंड्स बेचते हैं। भारत में उन्होंने जियो के साथ टाई अप कर कर एक फंड हाउस लॉन्च की है। अगर वो 20% गिरती है तो लगभग 4,000 या 3,800 में S&P 500 सिमट जाएगी। अगर 1-to-1 कोरिलेशन होती है तो भारत में लगभग 4,500 पॉइंट गिरकर 17,500 तक मार्केट निकल सकती है, अगर लैरी फिंक का वार्निंग ट्रू हो गया है तो। अगर भारत का मार्केट सशक्त है तो 20,000 तक जरूर गिर सकता है। इसीलिए मैं कहता हूँ आप चाय पानी की रेंज में ही कंसीडर करें या लंच या टिफिन या उसके ज्यादा पैसा न लगाएं। जो पैसा आप खो सकते हैं वही पैसा मार्केट में लगाएं और आहिस्ता आहिस्ता लगाएं और कोई जल्दीबाजी में बड़े रकम नहीं डाल दें। मैंने अनेक बार कहा है कि मेरे पटाखे रिस्क में भी गिरावट आएगी, पेन आएगी, लेकिन जब करेक्शन आएगी ये पहला ऐसा होगा, पहला बाउंस में हमारा सब स्टॉक निकल जाएगी। आज फार्मा स्टॉक्स बहुत वीक थी। सुबह 4% गिरी थी। क्यों गिरी थी? क्योंकि ट्रंप ने फिर से टैरिफ के बारे में बात की और फार्मा की टैरिफ के बारे में बात की और उन्होंने कहा है कि वो टैरिफ लगाएंगे। लेकिन ये सब खबर एक साइड में हो रहा था। दूसरी साइड भारत के सब निवेशकों की नजरें आरबीआई पे थी, क्योंकि वो एक पॉलिसी अनाउंसमेंट करने वाले थे। उन्होंने पॉलिसी अनाउंसमेंट की और ट्रम्प की जो हरकत है उसकी रिस्पांस में जो न्यूट्रल पोजीशन है उसको उन्होंने बदल कर अकोमोडेटिव बना दिया है। इसका मतलब है बैंक्स और सिक्योर एनबीएफसीज को लिक्विडिटी सपोर्ट सेंट्रल बैंक से मिल सकती है और पोजीशन अकोमोडेटिव होगा। इससे मतलब ये है कि बैंक्स को संदेश दिया जा रहा है कि आप मार्केट में क्रेडिट को फ्लड कीजिए ताकि ग्रोथ बाउंस बैक हो सके। उन्होंने ये भी बोल दिया है कि इस क्वार्टर में ट्रांसिशन फुल नहीं होगा और 6.5% की ग्रोथ ही हो सकता है। लेकिन उन्होंने पहले बोलने के समय में गोल्ड लोन कंपनीज के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोल दिया। इसके कारण साउथ इंडियन बैंक, फेडरल बैंक, मुथूट फाइनेंस ये सब भारी गिरावट थी। मुथूट फाइनेंस एक समय में 10% नीचे था, लेकिन उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में गवर्नर मल्होत्रा ने कंफर्म कर दी कि कोई बड़ी तब्दीली नहीं है, सिर्फ प्रोसीजर को टिक टाक कर रहे हैं। फिर से मार्केट में रिकवरी देखने को मिली। ओवरऑल गोल्ड लेंडिंग मोस्ट सिक्योर्ड फॉर्म ऑफ लेंडिंग है, उसे टैंपर करने से कोई फायदा नहीं है। लोग अपने पैसे को
सोने में इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि अगर कुछ आपातकालीन स्थिति आई तो वो गोल्ड को बेच के या गोल्ड को गिरवी रखकर अपने पोजीशन को सुधार सकें। तो जो स्टॉक्स नीचे गिरी वो सब सेकेंड हाफ ऑफ द मार्केट में रिकवरी हो गई। टाटा स्टील में एक बल्क सेल हुआ जहां 2.9 मिलियन शेयर्स एक्सचेंज हुई। इसके कारण 20% के फॉल के बावजूद मार्केट में टाटा स्टील की 4% गिरावट थी। टाटा ग्रुप की 6 कंपनी जो निफ्टी में है वो सारे गिरकर 1.5 लाख रुपया तक का नुकसान निवेशक को है अगर उन्होंने पीक में खरीदा तो आज टाटा समूह में ये अनाउंसमेंट आई है कि वो टाटा कैपिटल की आईपीओ को स्पीड अप करना चाहते हैं, लेकिन मार्केट कंडीशंस उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और बहुत वीक है। अगर टाटा कैपिटल जैसा बड़ा आईपीओ इस समय आएगा तो मार्केट में इतना रुचि नहीं होगा और वो सब्सक्रिप्शन बहुत टाइम्स नहीं हो पाया। एस्पेशली बजाज हाउसिंग फाइनेंस अब मार्केट में गिर चुकी है और भारी गिरावट के बाद 107 रुपया में है, लेकिन पीक प्राइस से लगभग 40% नीचे। अभी भी आईपीओ प्राइस से ज्यादा है। टाटा कैपिटल क्या आईपीओ प्राइस फिक्स करेगा वो बहुत बड़ा टॉकिंग पॉइंट है और वो की पॉइंट भी वही होगा। मॉनबर्ग पिंकर्स ने 32% स्टेक लिया था फ्यूशन फाइनेंस में। कंपनी डीप ट्रबल में है और एक राइट्स इश्यू डाल रहे हैं। रिटेल पार्टिसिपेशन बहुत कम होगा क्योंकि जो मार्केट ट्रेडिंग प्राइस है राइट्स प्राइस से भी कम है, सो लोग इस इश्यू को स्किप करेंगे और प्राइमरी प्रमोटर होने के नाते उनको और पैसा डालना पड़ेगा। इससे क्या ये ठीक होगा, ये मिलियन डॉलर क्वेश्चन है। उन्होंने एल&टी फाइनेंस से एक नया चीफ एग्जीक्यूटिव लाया है, लेकिन क्योंकि राइट्स की दाम मार्केट प्राइस से ज्यादा है और मार्केट प्राइस राइट्स प्राइस से कम है, इस स्टॉक में कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा। मॉनबर्ग पिंकर्स ने पेरिफेरल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बोट में इन्वेस्ट की है जो हेडफोन्स, ईयर प्लग्स और जैसा प्रोडक्ट्स फैन बनाती है, एक्सेसरीज बनाती है। इस कंपनी बहुत पॉपुलर है भारत में और उसे आईपीओ डालने के लिए तैयार किया जा रहा है। चाइनीज युआन ने लगभग 17 महीने की लो में थी सुबह, लेकिन अब जब न्यूज आ रहा है कि वो 2007 लो के पीछे के पास ट्रेड हो रहा है तो मार्केट 17 साल पीछे चल रहा है और एक सस्ता युआन से ट्रम्प की टैरिफ को एक तरफा काउंटर किया जा सकता है। इसी से रुपया में भी भारी गिरावट आई 8669 में और गिरावट आने चाहिए, 90 से 93 तक पहुंचना चाहिए ताकि भारत की एक्सपोर्ट्स कॉम्पिटिटिव हो सके। बजाज चेतक ने अनाउंस किया है कि पिछले 3 महीनों में वो नंबर 1 इलेक्ट्रिक स्कूटर कंपनी बन चुके हैं। उन्होंने वोला को बहुत पीछे छोड़ दिया और टीवीएस नंबर 2 कंपनी है। तो इस स्ट्रेंथ ये प्रॉफिटेबल ग्रोथ है और इस स्ट्रेंथ में बिल्डअप करते हुए ही बजाज स्कूटर मार्केट को डोमिनेट कर सकता है। तो इन सब चीजों से मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज ये है कि सोना के दाम में एक रिबाउंड आ गई है। जो 8,200 के आसपास ट्रेड हो रहा था आज 8,410 तक पहुंच गया। इससे पता लगाता है कि पावर ऑफ गोल्ड एक अनस्टेबल सिचुएशन में गोल्ड स्टेबिलिटी देती है। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।